हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जब किसी कारण किसी वजह से जब हमारे लंग्स में ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इससे हमारे बॉडी के पार्ट डैमेज हो सकते हैं। किसकी वजह से? रेस्ट्रिकेटेड ब्लड फ्लो, यानी कि बिना ज़रूरत के ब्लड फ्लो होने लगता है, यानी चोट वोट वगैरह लग जाती है। जब डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और या कोई भी हमारा आर्गन पार्ट अफेक्ट हो जाता है, या लार्ज या मल्टीपल जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, तब वो बहुत ही फैटल सिद्ध हो सकती है, यानी कि घातक सिद्ध हो सकती है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या होती है? एटियोलॉजी आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, यानी कि कॉजेज। क्या कॉज कर सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर मोस्ट ऑफ्टन कॉज्ड बाय डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि जब हमारे ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, यानी कि जो थ्रोम्बोसिस होता है, जो एम्बोलस बना हुआ होता है, जब प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है वहाँ पर, तब वो थ्रोम्बोसिस होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। और जब वो थ्रोम्बोसिस यानी कि जो एम्बोलस बना हुआ होता है, वो जब ब्लड वेसल्स होती है, जब उसमें वो रिप्लेस होने लगता है, यानी कि मूवमेंट करने लगता है, तब वहाँ पर थ्रोम्बोसिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉज करता है। और इंजरी और डैमेज भी हो सकती है। इंजरीज लाइक जैसे कि बोन फ्रैक्चर, जब हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। मसल्स टियर्स कैन कॉज डैमेज टू ब्लड वेसल लीडिंग टू क्लॉट। जब ब्लड टियर्स हो सकती हैं, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स लीड करने लगती हैं क्लॉट्स को। इनएक्टिविटी भी हो सकती है, इनएक्टिविटी के कारण भी काज हो सकते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, ग्रेविटी कॉजेज ब्लड टू स्टैंड, यानी कि जब काफ़ी लॉन्ग पीरियड से हम कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, एक ही स्थान पर बैठे बैठे रहते हैं, तो इन द लोवेस्ट एरियाज ऑफ योर बॉडी, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही लो हो सकती है वहाँ पर, जिससे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज कर सकती हैं। मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं कुछ, जैसे कि सम कंडीशन कॉज्ड ब्लड टू क्लॉट टू इजीली विच कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये इसकी भी कुछ मेडिकल लाइन की सम हेल्थ कंडीशन, जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंडीशन हो सकती है, बहुत ही इजीली काज कर सकती हैं। रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि रिस्क फैक्टर यानी कि किसमें होने के अधिक चांसेज होते हैं। तो किसमें हो सकते हैं? अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक, यानी कि किसी को जब अगर कभी हार्ट अटैक आया हो या हार्ट स्ट्रोक हुआ हो, तो उसमें अधिक चांसेस होते हैं। और या फिर किसी को मेजर सर्जरी हुई हो, जब फिर किसी को सर्जरी हुई है किसी कारणवश, तब ये फैक्टर काज कर सकता है।
और ओबेसिटी इज मोस्ट कॉमन डिसीज, जो कि लगभग कॉमन ओबेसिटी होती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो कभी मनुष्य काफ़ी टाइम से उठता नहीं और वो एक ही प्लेस ग्रहण कर लेता है और उसी पे बैठा रहता है, तो बहुत ही मतलब सेडेंट्री हो जाता है। एक प्रकार से उसकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही सेडेंट्री। एज ओवर 60 ईयर, और ये मोस्टली 60 ईयर के लोगों को होता है, के लोगों में हो सकता है। कैंसर वाले लोगों के अधिकतर हो सकता है। अब फैमिली हिस्ट्री ऑफ एम्बोलिज्म, यानी कि किसी अगर फैमिली में एम्बोलिज्म हुआ है तो वहाँ पर इसके होने के अधिकतम चांसेस हो सकते हैं। तो हमारे हो गए रिस्क फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इससे क्या हमारा मतलब अधिकतम डैमेज हो सकता है, इससे क्या हो सकता है। तो रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, काफ़ी फास्ट तेज़ी से हमारी हार्ट बीट होने लगती हैं या इरेगुलर हो जाती हैं जो भी चल रही होती है। और लाइट थर्डनेस और डेजीनेस हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है तो वहाँ पर जब ब्रीथ की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर एक्सेसिव स्वेटिंग अधिकतम हो सकती। फीवर हो सकता है। लेग पेन या स्वेलिंग आ सकती है, या दोनों हो सकते हैं। लेग पेन या स्वेलिंग यानी सूजन या पैर में दर्द होना, दोनों हो सकते हैं। यूजुअली इन द caused by the deep vein thrombosis, जिससे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कफ हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसे कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए चेस्ट एक्सरेज करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, वेंटिलेशन कर सकते हैं। वेंटिलेशन के जरिए से इसका जो परफ्यूजन स्कैन होता है, तो जिसे हम वीपी स्कैनर बोलते भी हैं। पल्मोनरी एंजियोग्राम यानी कि इसमें एक एंजियोग्राम हो सकता है। और एमआरआई के जरिए भी हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।